Okay, so today we are going to start the limitations of GDP. Basically, GDP हमने कवर कर लिया है, लेकिन क्या जीडीपी हमारे देश का पूरा इकोनॉमिक सिचुएशन बता सकता है अच्छे से? आपको लगता है कि जैसे अगर मैं इंडिया की जीडीपी मैं बोलता हूँ कि 3.5 ट्रिलियन है, तो क्या इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये जो जीडीपी ये सारी फैक्ट्स बता देगी कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन कैसा है? ये तो सिर्फ एक क्या है, एक नंबर है जो कि क्या डिनोट कर रहा है, टोटल प्रोडक्शन को डिनोट कर रहा है। सपोज किसी देश की जीडीपी 100 रुपीज है ना? तो अगर 100 रुपीज वो जीडीपी है और किसी दूसरे देश की जीडीपी सपोज करो 1000 है ना? तो आपको क्या लगता है कि कौन सा देश बहुत ही अच्छा है, कौन सा देश ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है आपके अकॉर्डिंग? Sir, the one with more GDP? Yes, the first thing which we should, which we try to figure out is that यस, इसकी तो 100 है, इसकी 1000 है, तो ऑब्वियसली 1000 वाला सही होना चाहिए। हमें तो प्राइमा फेसी तो यही लगता है देखते ही कि यही है। लेकिन सपोज करो मैं अगर आपको ये बोलूं कि इसकी पॉपुलेशन 1 लाख है, ओके, और इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1000 है, अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है? इसके अकॉर्डिंग हमें यही लगेगा कि इसकी बेटर है। लेकिन फिर अगर मैं एक और बात बोलता हूं कि इसमें, क्योंकि हमने यहाँ क्या कैलकुलेट किया, पर कैपिटा इनकम, अगर हम पूरी जीडीपी को, जब जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। तो फिर ये सिस्टम आया कि यार पर कैपिटा कैलकुलेट कर लो, पता चल जाएगा। लेकिन पर कैपिटा में भी कुछ लोचा है। क्या लोचा है बता सकते हो? कि अगर हम पर कैपिटा भी कैलकुलेट करेंगे तो भी वो एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं करेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे दो देश हैं, दोनों की ही जीडीपी 1000 है ना? और दोनों का पर कैपिटा भी सेम है। जैसे इसका यहाँ भी 100 पीपल हैं और यहाँ भी 100 पीपल हैं, तो पर कैपिटा तो फिर से दोनों का सेम हो गया, 10 और 10। जीडीपी पर कैपिटा दोनों का 10 आ गया। अब आप एक चीज बताओ, क्या ये जो 10 है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इसकी क्या गारंटी है? आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? वैसे Yes, तो sir. आप वैसे तो आपने स्लाइड में पढ़ लिया होगा, लेकिन कोई नहीं, यूनिफॉर्मिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है जीडीपी। यानी कि इंडिया में क्या है, मोस्ट ऑफ द वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन होम, इन द हैंड्स ऑफ टॉप 10% पीपल। जो टॉप 10% हैं, ये एग्जाम्पल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो। आप इसको GS1 में भी लिख सकते हो, GS2 में भी काम का है ये, GS3 में तो है ही इकोनॉमी, तो वहां भी काम का है, और GS4 में भी काम का है, और ऐसे में भी काम का है। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है ना, इसको आप हर जगह यूज कर सकते हो, हर जगह। तो ये बहुत ही अच्छे से याद रखना, आप इस डायग्राम को ना रट लो एकदम। और 77 23 ऐसे प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, तो इसको 75 कर लेना, ठीक है? इसको 25 कर लेना। और साथ साथ में ये भी लिख देना कि एज पर ऑक्सफैम रिपोर्ट, तो उससे क्या होगा कि ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है आपके आंसर की। तो ये डायग्राम बनाना और ऐसे बनाना और फिर रिप्रेजेंट करना। अब जैसे GS1 में क्या होता है, इंडियन सोसाइटी आती है, इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटीज भी आती है, तो इनइक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ये आप हर पेपर में बना सकते हो। फिर टॉप 10% जो है उनके पास 75% ऑफ द वेल्थ है, जो बचे हुए जो फिर 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ 25% वेल्थ है। तो ये जीडीपी है ना, इसको एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर पाती है कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, ये चीज क्लियर है आपको?
अब देखते हैं नॉन मॉनेट, ये वो अभी वाला तो क्लियर हो गया ना आपको पूरा, मतलब कैसे यूज करना है उस डायग्राम को, कैसे बनाना है, फटाफट Yes, बना sir. देना बस। ऐसे बनाया, एक ऐसे सिग्नल लगाया बीच में, और बस ऐसे टॉप 10% ओन्स दिस मच वेल्थ, एंड टॉप बॉटम 90% ओन्स दिस मच वेल्थ, बस खत्म। आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें मिलने की संभावना बन जाएगी। फिर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज को जीडीपी रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता है, क्योंकि सपोज करो बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे कोई इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है, जो जैसे कोई सब्जियां बेच रहे हैं, कोई पर्सन है ना, कोई व्यक्ति किसी के घर पे डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनको जो पैसा मिलता है वो क्या है, किसी माध्यम से थोड़ी ना मिलता है कि भाई उनको हम यूपीआई कर रहे हैं, उनको नेफ्ट से पैसा दे रहे हैं, उनका हमने प्रोविडेंट फंड का भी अलग से अकाउंट बना रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो क्या है, सिंपली हम कैश देते हैं, कैश लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। तो वो जीडीपी में कैलकुलेट ही नहीं हो पाता है। इनफॉर्मल सेक्टर, बार्टर एक्सचेंज, हाउस होल्ड वर्क, जो हम घर पे काम करते हैं, तो उसकी भी तो एक वैल्यू है ना। अब सपोज करो मैं घर पे चाय बना रहा हूँ, तो मुझे कोई पैसे देगा क्या? कोई पैसे नहीं देगा, ऊपर ऊपर से और सुना देंगे क्या बकवास चाय बनाई है, ठीक है। लेकिन वही चाय चायोस में जाके पियेंगे तो वो 80 रुपए की एक चाय मिलती है, ठीक है। मतलब वो तो अच्छी बनाते हैं ऑब्वियसली, तो वो 80 रुपए की चाय मिलती है। अब वो तो कैलकुलेट हो गई जीडीपी में, जो मैंने बनाई उसका क्या, उसका उसकी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है। तो ये जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता है जीडीपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ड्रॉबैक्स है। तो ड्रॉबैक्स का सपोज डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए कि जीडीपी जीडीपी और जीवीए और ये सब हैं, ये चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, और किसकी तरफ जा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की तरफ जा रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है ना मेंस में, डायरेक्ट नहीं पूछते वो कि क्या, मतलब बताओ ड्रॉबैक्स क्या है क्या नहीं है, वो ऐसे नहीं पूछते। उनका उनका काम यही है कि सामने वाले को इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी लैंग्वेज दो कि उसको समझने में टाइम लगे थोड़ा। तो ऐसे आएगा कि हाँ ये मेथड थे, इन मेथड से ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन का वे एचडीआई है, कैसे है। तब आपको समझना है कि हमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं, तब आप इन पॉइंट्स को याद करना, और ये पॉइंट्स वहाँ आप लिख के आओगे तो ऑब्वियसली उस क्वेश्चन की डिमांड मीट हो जाएगी कि वो क्या पूछ रहे हैं। और जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन होता है, वो ऑब्वियसली 2 पार्ट्स में बंटा हुआ आता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको 2 पेज भरने, तो कुछ मटेरियल तो होना चाहिए ना लिखने के लिए, तो वो 2 पार्ट्स में बटा हुआ होगा। कभी भी आप मेंस का पेपर उठा के देखना, उसमें 2 पार्ट्स में वो क्वेश्चन बटा हुआ रहता है। और जो 15 मार्क का रहता है उसमें 3 पेज वो 3 क्वेश्चंस में बंटा हुआ रहता है। वो ऐसे पूछेंगे कि अर्लियर दिस वाज द मेथड, नाउ दिस इज द मेथड, है ना, एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि अर्लियर मेथड के बारे में थोड़ा सा आपको लिखना है, फिर न्यूअर मेथड के बारे में थोड़ा सा लिखना है, उसकी वो चेंज की जरूरत क्या पड़ी वो लिखना है, और लास्ट का जो क्वेश्चन था क्या, कि वो कैसे बेटर है, वो आपको लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। ऐसे आंसर राइटिंग आपकी स्किल्स बनेगी। तो ये पॉइंट है ना, वहाँ काम आएंगे, इसलिए ये इतना बताया जा रहा है इसके अंदर। एक्सटर्नलिटीज यानी कि दीज आर द बेनिफिट्स और हार्म्स। बेनिफिट भी हो सकता है, सपोज करो आपने पूरे सड़क पे बिजली वो कर दी, मतलब खंबे लगा दिए, ठीक है, और रोशनी आ रही है, तो वहां पे क्या है, सभी को बेनिफिट हो रहा है ना। सबको बेनिफिट हो रहा है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई वहां सड़क पे किनारे कोई बेचारा गरीब आदमी सो रहा है, उसको सबको बेनिफिट हो रहा है। वो एक क्या है, उस प्रोसेस का पॉजिटिव बेनिफिट है। लेकिन इसी तरह से देखो, ये फैक्ट्री है, और फैक्ट्री क्या कर रही है, भले ही वो जीडीपी में बहुत अच्छा ग्रोथ दे रही है, लेकिन ये जो पॉल्यूशन कर रही है, जिससे कि पास के लोग हैं जो पानी में इसका सीवेज डंप डंप कर रहे हैं वो लोग, उसके कारण जो उनकी हेल्थ खराब हो रही है, वो क्या है, कैलकुलेट हो रहा है? वो कोई हेल्प, कोई कैलकुलेट नहीं कर रहा है उसको। तो ये एक्सटर्नैलिटीज भी कैलकुलेट नहीं हो पाती हैं जीडीपी कैलकुलेशन में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज मतलब आपने कुछ पॉजिटिव क्रिएट किया, जैसे कि अभी वाला एग्जांपल था। नेगेटिव मतलब ये फैक्ट्री वाला एग्जांपल हो गया। और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में क्या है, ये आ गया और ये आ गया। क्लियर है? यस सर। किसी भी तरह का कोई भी डाउट आ रहा है आपके दिमाग में? सर एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज, मैं थोड़ा लेट था। कौन सा वाला पार्ट? लिमिटेशन वाला ही बस। लिमिटेशन वाला बस यही इतना ही था कि जो जीडीपी होती है ना, वो कभी भी बराबर
कितना डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं बता पाती है। कि अगर मैं ये बोलूं कि किसी देश की जीडीपी 1,000 रुपए है, तो ये भी तो हो सकता है कि वो 1,000 रुपए एक ही जने के पास हो, बाकी सब उसने स्लेव्स बना रखे हो, है ना। तो ये भी हो सकता है, जैसे इंडिया का केस है, इंडिया की जीडीपी में क्या है, सिर्फ 10% लोगों के पास ही 75% वेल्थ है, और बाकी 90% क्या है, 25% लेके घमंड में घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये है कि जीडीपी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है कि किसके पास कितना पैसा है, वो सिर्फ ओवरऑल बताता है कि इतना पैसा है इस देश के अंदर, बात खत्म। और बाकी ये दूसरा वाला भी आपको समझ में आ गया होगा, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, यानी जो अपन घर पे काम करते हैं या इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, जैसे सब्जी बेचना हो गया, ये हो गया, तो उसका पैसा कहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कैलकुलेट नहीं हो पाता है जीडीपी में। ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं आता है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमी का। अगला चैप्टर वैसे मनी एंड बैंकिंग का है, लेकिन आज कुछ करंट अफेयर्स भी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपन फिर बाद में स्टार्ट करें। क्या बोलते हो, आज इकोनॉमी पढ़ना है, कुछ करंट अफेयर्स करना है? करंट अफेयर्स करंट करा दो। अफेयर। चलो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। तो ये टॉपिक आप में से किसी ने पढ़ा हुआ है पहले मुझसे? या नहीं पढ़ा है आपने? मैंने वैसे ग्रुप में डाला था एक बार। यहीं से स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं। तो डीमोनेटाइजेशन, ये एक मतलब याद ही होगा सबको, क्या हुआ था उस दिन, याद है? कौन क्या कर रहा था उस दिन? डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, अचानक से हमारे प्राइम मिनिस्टर आए थे और उन्होंने क्या बोला था कि आज के बाद 500 और 1,000 के नोट बंद हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ था। यस यस। सर। तो एक चीज बताओ इसमें आप मुझे, अब अचानक से कोई पर्सन आके ऐसा बोल दे तो पब्लिक की क्या हालत होगी? उस टाइम पे कई लोगों की शादियां होने वाली थी, जिसमें कि बहुत कैश की रिक्वायरमेंट्स होती है। किसी ने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उसमें कैश ट्रांसफर्स करते हैं यूजुअली, इनफॉर्मली करते हैं लोग। फिर कोई दूसरी चीज है, ऐसे कई सारी चीजें थी, वो तो अटक जाएंगी, है ना। तो नोटबंदी होने को तो हो गई उस दिन कि चलो 8 नवंबर 2016 को हमने 500 और 1,000 के बैंक नोट्स ऑफ महात्मा गांधी सीरीज वर डिक्लेयर्ड इलीगल, बेसिकली इलीगल टेंडर। अच्छा, लीगल टेंडर क्या होता है पहले तो आप ये बताओ, आने वाला है आपके, आएगा अभी। लीगल टेंडर किसको कहते हैं हम? लीगल टेंडर मतलब वो पैसा जो कि आप किसी को दो तो वो रिफ्यूज नहीं करे। यानी कि जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे हूँ, है ना, और मैं इंडिया में हूँ, और इंडिया में मैं चाय पी लेता हूँ दुकान पे और उसको कहता हूँ ये ले $10 पकड़, तो मैं उसको 10 की जगह $20 भी दूंगा तो वो लेगा नहीं, क्यों? उसके मतलब का नहीं है वो, इंडिया में वो लीगल टेंडर नहीं है। यानी जो ट्रांजैक्शन जिससे हम कर सकते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, लीगल टेंडर, जो कि जिसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग हो। क्या क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल टेंडर है? बिटकॉइन और ये सब, क्या ये लीगल टेंडर है? नो सर। नहीं है, क्योंकि इसको अभी गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन बिटकॉइन क्या है, किसी अदर देश में जरूर ये एक लीगल टेंडर है। वो आगे वाले चैप्टर में, मतलब वो जो इकोनॉमी की स्लाइड है उसमें वो आएगा आपके। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने अचानक से दो नोट की सीरीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। बेसिकली इट इज नॉट ए लीगल टेंडर एनी मोर। अब मुद्दा क्या हुआ कि सब लोगों को इतनी प्रॉब्लम हुई, सब कुछ हुआ, तो कुछ लोगों ने पिटिशंस फाइल कर दिए कि भाई
ये जो प्रोसेस था, जो प्रोसेस आपने इसमें फॉलो किया वो प्रोसेस सही नहीं था, है ना। जो आपने अचानक से आके नोट ही बंद कर दिए, ये प्रोसेस सही नहीं था। ऐसा कुछ लोगों ने पिटीशन डाला और वो पिटीशन गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जनवरी में उसका वर्डिक्ट दिया है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वर्डिक्ट क्या है। इससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है और मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमी में जीएस 3 में इसका अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मतलब इतना डिटेल में नहीं आएगा इसका क्वेश्चन कि भाई मेंस का क्वेश्चन बन जाए, 15 नंबर का तो नहीं बनेगा, लेकिन 10 नंबर में हो सकता है कि कुछ पूछा जाए, इससे रिलेट करके कोई क्वेश्चन बना लिया जाए, है ना। तो वो जरूर इसमें आ सकता है। और प्रीलिम्स में तो खासकर इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनेंगे अब देखते हैं। अब आगे, ठीक है। तो सेक्शन 26(2) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, ये आरबीआई का अपना एक्ट है जिसके तहत आरबीआई बना हुआ है, आरबीआई एक्ट 1934। और इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 26(2). अब ये जो पूरा लिखा है ना, पहले इसको पढ़ लो एक बार आप, वरना इसी में आपका ध्यान रहेगा। पहले इसको पढ़ लो और फिर आगे मैं बताता हूँ। पढ़ लो तो फिर मुझे बताना, ठीक है। पढ़ लिया सर। चलो, सबसे पहले खुशी नहीं पढ़ा है, और वेनेसा और आशीष डन सर। डन। सो सबसे लास्ट में आशीष ने पढ़ा है, मतलब काफी टाइम यस सर। दिया है आशीष ने पढ़ने में इस चीज को। तो मुझे पूरी उम्मीद है आशीष को समझ में आया होगा। आशीष बताओ क्या है इसका मीनिंग। सर इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी की और उससे ये कह दिया कि जो एक सीरीज पर्टिकुलर सीरीज विशेष सीरीज के जो नोट्स है ना वो हम्म लीगल टेंडर नहीं होंगे, हम्म मतलब हम्म लीगल टेंडर नहीं होंगे। तो वेरी इसका गुड। मतलब स्पेसिफाइड नोट्स एग्जैक्टली। मतलब 1500 के जो उन्होंने नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी करके ये कह दिया बस। बिल्कुल सही है। तो इसको अगर हम मोटा मोटा देखें तो क्या चीज है ये। पहली लाइन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड। सेंट्रल बोर्ड किसका? आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है ना, उसकी रिकमेंडेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके क्या कर सकती है? किसी भी नोट को बंद करवा सकती है। पहली बात तो ये है ना। ये एक बहुत ही आउटलाइन मैंने आपको बताया। अभी थोड़ा डीप में जाते हैं, वर्ड बाय वर्ड इसको देखते हैं। सिर्फ जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, बोल्ड किए हुए, वही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं के ऊपर ही ये पूरी डिबेट थी जो अब आने वाली है, कि जो सेंट्रल बोर्ड है ना आरबीआई का, वो रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप कुछ नहीं करेगी, पहली चीज। तो एक डिबेट तो ये हो गई। दूसरी डिबेट क्या है? ये एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? क्या मतलब फिर सरकार को कल सपना आएगा और अगले दिन फिर सारे नोट बंद कर देगी? इतना पावर है? तो इसके पास ये जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन भी फाइल किया गया कि एनी सीरीज का मतलब क्या है, कि क्या एक सीरीज, दो सीरीज, या क्या सारी सीरीज बंद करने के पावर है गवर्नमेंट के पास? कल को मजा नहीं आ रहा, बोले नहीं ये तो अच्छे नोट नहीं है, इनको बंद कर दो, नए छापेंगे, ठीक है। तो क्या ऐसे भी कर सकते हैं? तो ये डिबेट पहुंची फिर सुप्रीम कोर्ट में। तो अब हुआ क्या? The issue arose when several petitions were filed challenging the legality of the process followed. Okay, the meaning of the word any in the act, and second thing is the process followed was not legislative action. क्योंकि हमने अभी क्या देखा, आपने बताया ना आशीष अभी, कि क्या हुआ? एक नोटिफिकेशन ही तो जारी किया था। हाँ सर। सरकार नोटिफिकेशन जारी कर देती है और इतना बड़ा चेंज आ जाता है, इतना बड़ा। कहने का मतलब ये था कि कहने हाँ का मतलब ये है कि एक नोटिफिकेशन से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वे से कोई काम नहीं किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी करके एक चेंज कर हाँ, दिया गया। और उसका इतना बड़ा प्रभाव पड़ा। तो ये एक, वो नहीं लग रहा है आपको कि भाई ये पावर का मिसयूज भी हो सकता है? तो ऐसे लोगों को डर लगा, मतलब
आप समझ रहे हो स्टोरी? तो इन्होंने बोला कि भाई आपने लेजिस्लेटिव एक्शन क्यों नहीं फॉलो किया, आपको पहले बिल लेके आना चाहिए था, बिल को पास करवाना चाहिए था, फिर आपको कहाँ जाना चाहिए था, प्रेसिडेंट के पास, फिर उसको बनाते करते। ठीक है, तो ऐसा लोगों ने कहा। और कहने का वजह क्या थी, क्योंकि नोटबंदी पहले भी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है डिमोनेटाइजेशन। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने, देखो आरबीआई तो कर ही सकती है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कब करेगी, जब आरबीआई रिकमेंड करेगा। और गवर्नमेंट ने पहले भी 2 बार ऐसा किया, यानी टोटल 3 बार हो चुका है। अगर एमसीक्यू में आपको कोई ये स्टेटमेंट दिख जाए कि दिस इज द फोर्थ टाइम द डिमोनेटाइजेशन हैज हैपेंड इन इंडिया, तो वो गलत हो जाएगा, इट इज द थर्ड टाइम। ठीक है, या इट इज द फर्स्ट टाइम, कुछ भी कर सकते हैं। आपको याद रखना है कि 3 बार हुआ है, 1946, 1978 और 2016। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, लेजिस्लेशन के थ्रू हुआ था, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, लेजिस्लेशन प्रॉपर हुआ था उसका। ये एक्ट बनाया गया था, हाई डिनोमिनेशन बैंक नोट डिमोनेटाइजेशन एक्ट ऑफ 1978। तो अब जजमेंट क्या आया फिर? तो जजमेंट में ये आया, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसीजन। अपहेल्ड का मतलब उन्होंने सही ठहराया डिमोनेटाइजेशन को, कि उन्होंने ये बोला कि जो प्रोसेस फॉलो किया गया था उसमें, वो सही प्रोसेस था, इसमें कोई गलती नहीं की है इन्होंने, है ना। और मेजोरिटी डिसीजन 4:1 का आया था, 4:1, यानी 4 लोगों ने सहमति जताई है। और एक जो हमारी जज हैं, वुमेन जज हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना, इन्होंने क्या बोला है कि ये, इन्होंने मतलब डिसेंटिंग जजमेंट दिया है। बेसिकली डिसेंटिंग जजमेंट क्या होता है, जैसे 4 लोग हैं, इन्होंने तो अपहेल्ड कर दिया डिसीजन, लेकिन जो अपोज करते हैं, जो दूसरा डिसीजन, दूसरी राय रखते हैं, उसको डिसेंटिंग जजमेंट बोलते हैं। और यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है कि मतलब ये 4 हैं 1 है तो वोट हो गए, जीत गया, इसका कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। ये जजमेंट्स जो होते हैं ना, ये प्रॉपर जजमेंट्स होते हैं। हर जज अपना अपना जजमेंट देता है, और हर जज की जजमेंट की वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये 4 जजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो इन्होंने क्या बोला, जो जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया, उन्होंने क्या बोला कि ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन के तहत किया गया है, और इसमें कोई लेजिस्लेशन नहीं किया गया है, तो ये बहुत ही आर्बिट्ररी है। अब आर्बिट्ररी है तो फिर मेजोरिटी वाले जजों ने क्या बोला है, उन्होंने कहा द डिसीजन मेकिंग वाज फ्री ऑफ फ्लॉज, नहीं कि कोई दिक्कत नहीं थी। देर वाज एन एडिक्वेट कंसल्टेशन, एडिक्वेट कंसल्टेशन हुआ था यूनियन गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में। पहली कंडीशन क्या थी सेक्शन 26 की, आपको याद आ रहा है, कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई बोर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव द नोटिफिकेशन। तो यस, इन्होंने एक्सेप्ट किया है जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के, कि यस देयर हैड बीन ए एडिक्वेट कंसल्टेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। फिर एक और इन्होंने बताया है, डिमोनेटाइजेशन सर्वाइव्ड एवरी टेस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यानी कि, अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, आपको पता है? नो सर। चलो पहले डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी देख लेते हैं। ये होता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये स्लाइड देख के आपको समझ में आ जाएगा, फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये मत बोलना कि ये मूवी नहीं जानते हो आप, क्योंकि पिछली क्लास में काफी बच्चे ऐसे, काफी एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो बोल रहे थे कि ये कौन सी मूवी का सीन है, ये क्या है। कोई ऐसा है जिसने ये मूवी नहीं देखी है? आशीष, आपने तो देखी होगी। यस सर। अच्छा, तो आप ही समझा दो फिर इसका मीनिंग। मतलब सर ये शिवगामी थी सर, मूवी में करेक्ट था जो था ना, वो शिवगामी का था। और इसका जो डिसीजन था ना, वो मतलब सर मान्य था। अगर अपने राज्य के आसपास मतलब एक क्षेत्र पर अधिकार था इसका, और अगर ये कह दे आक्रमण तो आक्रमण, और वॉर तो वॉर, और किसी को गुलाम बनाना हो तो गुलाम भी बना वो सकती तो थी। ठीक है, लेकिन ये फिर था। ये क्या बोल रहा है, ये भी तो कुछ बोल रहा है। कोई और बता सकता है? खुशी, आप बताओ। कहने का यस मतलब सर। है छोटी सा काम करने के लिए इतनी सर ये सेना को छोड़ बाहुबली देता है। मूवी का सीन है, लाइक इसमें जो कुंतल देश था वो बहुत लाइक छोटा देश था, उसके लिए मतलब आक्रमण की तैयारी उसे किसी छोटे वे में भी किया जा सकता था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही मैं सुनना चाह रहा था।
डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अब आपको समझ में आ गया है कि भाई लोगों की ये कंसर्न थी कि डिमोनेटाइजेशन तो आपने कर लिया, पर हमें टाइम तो देते नोट वोट जमा करने के, सब कुछ करने के, आपने टाइम ही नहीं दिया। आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया और टाइम इतना सा दिया। समझ रहे हो, डिसीजन इतना बड़ा और टाइम इतना सा, तो ये प्रोपोर्शनल है क्या? प्रोपोर्शनल नहीं है ये, ऐसा लोगों ने बोला। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नो, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वाज फॉलोड। जितना आपको जो भी सब कुछ करना था, सबके लिए प्रॉपर चीजें अलॉट की गई थी, सब कुछ किया गया था, तो ऐसा मत बोलो कि भाई ये प्रोपोर्शनल नहीं था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का टेस्ट डिमोनेटाइजेशन ने पास कर लिया। अब प्रीलिम्स में एमसीक्यू कैसा बन के आ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट दैट द डिमोनेटाइजेशन फेल्ड द टेस्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा वो, ठीक है। और ऐसे काफी क्वेश्चंस आजकल प्रीलिम्स में आ रहे हैं इससे रिलेटेड, कि कुछ डॉक्ट्राइन पूछ ली या कोई ऐसी चीज पूछ ली, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि सर हमें जो काम, अनुपातिक का क्या मतलब होता है, मतलब डॉक्ट्रिन का मतलब? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत, प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है अनुपातिकता। हाँ, तो सर जो आप बता रहे थे एक बार रिपीट कर सकते हो, कुछ नेट लैग कर गया था। जैसे ये है कि आपको काम, इतना बड़ा आप काम करना चाहते हो सपोज, है ना, और आपने रिसोर्सेज इतने से दिए, या फिर ये समझ लो उसका उल्टा भी हो सकता है कि काम इतना सा था और आपने उस पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का मतलब कि जितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं आप उतने ही यूज करो। अब लोगों की कंसर्न क्या हो गई थी ना इसके डिमोनेटाइजेशन के बाद, कि यार हमें टाइम ही नहीं दिया नोट जमा करने का, कुछ करने का, हमारे तो प्रॉब्लम हो गई है, ना बैंक में नोट आए, ना कुछ हुआ है, ये वो सब कुछ, मतलब ऐसे अफरा तफरी मच गई, ऐसा लोगों ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर टाइमिंग दिया गया है आपको और सब कुछ सही है इसमें, तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का टेस्ट पास किया है डिमोनेटाइजेशन में, ठीक है। अच्छा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? आशीष, क्या वो आपका नेट फील्ड लैग कर गया क्या? सर अब तो नहीं किया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना, सब कुछ क्लियर है ना? सर हाँ यस सर। सर प्लेनरी लेजिस्लेशन क्या होता है? प्लेनरी बेसिकली डिस्कशन डेलिब्रेशन करके जो लेजिस्लेशन किया जाता है, जिसमें सबको इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको इन्वॉल्व, सपोज डिमोनेटाइजेशन आप कर रहे हो तो कुछ अच्छे इकोनॉमिस्ट को भी आपको उसमें डेलिब्रेशन में इन्वॉल्व करना चाहिए, है ना। जितने भी जो पुराने रिजर्व बैंक के गवर्नर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है, उनको भी आपको इन्वॉल्व करना चाहिए उस प्रोसेस के अंदर, है ना। उसको हम कहते हैं प्लीनरी लेजिस्लेशन, यानी सब स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके सबके साथ डिस्कशन करके जब हम एक लेजिस्लेशन करते हैं या फिर कानून बनाते हैं, उसको हम कहते हैं प्लीनरी लेजिस्लेशन। ओके। ओके सर। अब फिर एक और एमसीक्यू का, ये सारे जो लाइंस है ना ये प्रॉपर एमसीक्यू है, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी की टेस्ट सीरीज में जरूर ये क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको देखना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट अंडर द सेक्शन, ये मतलब जजेस ने बोला था, ठीक है। जजेस ने क्या बोला, जो मेजोरिटी डिसीजन था, उन्होंने क्या बोला, the government under section 26(2) of the RBI Act had the powers to demonetize all series of bank notes। कुछ समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये देखो, ये देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? एनी। और वहाँ क्या लिखा हुआ है? ऑल। ऑल। यानी जजेस ने इसका मीनिंग बताया है। जजेस ने क्या बोला? जजेस ने ये कहा है कि गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि ऑल सीरीज ऑफ बैंक नोट्स को भी वो क्या कर सकते हैं, डिमोनेटाइज कर सकते हैं। क्योंकि ये बड़ा डिबेट चल रहा था ना कि ऑल सभी को कर सकते हैं क्या, इतना पावर है, तो उन्होंने बोला है कि ये सभी सीरीज को अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, डिमोनेटाइज कर सकते हैं। देख रहे हो आप? तो ये एमसीक्यू जरूर आपका गलत नहीं होना चाहिए। ऑल, एनी, अब क्या हो सकता है कि कहीं मतलब नॉट लगा दिया, कहीं इनकरेक्ट पूछ लिया, अब ऐसी चीजें मिस्टेक मत करना, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। तो अब इस चीज में किसी को कुछ डाउट है?
किसी भी तरह का कोई भी डाउट? नो सर। ये ना, तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS2 के लिए, है ना। इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, मतलब फ्राइडे को। फ्राइडे कब है? फ्राइडे को तो क्लास नहीं है, वेडनेसडे थर्सडे को क्लास है। तो कल इस पे मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो GS2 के अकॉर्डिंग। और GS2 में क्या होता है कि एक सिलेबस है। सबसे बड़ी बात मेंस एग्जाम की ये होती है कि मेंस एग्जाम में प्रॉपर सिलेबस मेंशन्ड होता है। उसमें ये नहीं होता है कि आप रैंडमली कुछ भी पढ़ना है, बिल्कुल बाहर से नहीं आता। मेंस की सबसे बड़ी खास बात ये है कि जो सिलेबस है एग्जैक्टली वही पूछेंगे। वो 10 साल से वही पूछ रहे हैं, सेम चीज पूछ रहे हैं। आपके पास इतना स्कोप होता है कि मतलब आप ये समझ लो कि पेपर ही लीक है। सेम चीज पूछते हैं, बस आपका आंसर यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो GS2 में एक टॉपिक होता है फेडरल रिलेशन, मतलब बेसिकली सेंटर स्टेट रिलेशन होता है ना। और जैसे सेपरेशन ऑफ पावर होता है। इंडिया में क्या है, जैसे US है, तो US में प्रेसिडेंट सिर्फ एग्जीक्यूशन का काम करता है, कि जो लॉ बनाता है वहाँ का पार्लियामेंट। वहाँ के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, US के पार्लियामेंट को? वो जो लॉ बनाता है क्या बोलते हैं? तो वो जो लॉ बनाता है वो सिर्फ लॉ ही बनाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट सिर्फ इम्प्लीमेंट ही करता है। वहां पे स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। ये सिर्फ लॉ बनाएंगे, ये सिर्फ क्या करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये सिर्फ अपना जुडिशरी का एक्शन लेंगे। इंडिया में क्या होता है, जो लेजिस्लेचर होता है ना, वो एग्जीक्यूटिव का भी, बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है। कैसे? क्योंकि जो MPs होते हैं वही तो क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। ये चीज पता है ना आपको, ये तो बेसिक्स होते हैं। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। नो सर। देखो इंडिया में क्या होता है, जो पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। तो राज्यसभा में तो ठीक है, वो छोड़ दो अभी। लोकसभा है मुद्दे की बात। लोकसभा ही सब कुछ होती है। तो लोकसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं। खैर राज्यसभा में भी उनको वही बोलते हैं, लेकिन ये सब क्या है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सिटीजन्स के। और ये लॉ बनाने के लिए वहां जा रहे हैं, बेसिकली दे आर लॉ मेकिंग पीपल। लेकिन फिर आगे क्या होता है, जब लोकसभा की इलेक्शन होती है, उसके बाद में इलेक्शन होने के बाद उन्हीं में से जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है। और गवर्नमेंट फॉर्म करने का मतलब मिनिस्टर्स बनते हैं, ठीक है। और वो प्रॉपर एग्जीक्यूटिव बोलते हैं उनको, एग्जीक्यूटिव, जो कि लॉज का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सिर्फ। लेकिन अब हमारे MP ही क्या हैं, मिनिस्टर्स हैं। तो MP मिनिस्टर्स हैं, इसका मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं है कि ये अलग बना रहे हैं लॉ और ये अलग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। हमारे MP ही क्या है, हमारे MP मिनिस्टर्स भी हैं, यानी एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। सिर्फ वही जो मिनिस्टर्स हैं, बाकी जो अदर्स हैं वो तो, अब जैसे अभी कितने सारे जो कांग्रेस के भी हैं लोग, अदर पार्टीज के भी हैं पार्लियामेंट में, तो वो क्या है, वो सिर्फ लेजिस्लेचर का पार्ट है, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, ये सब मिनिस्टर्स जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो गए, ये सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में भी दो चीजें होती है, एक तो होता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव तो कौन है, आप लोग हो जाओगे, ठीक है। जैसे IAS ऑफिसर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, IPS ऑफिसर्स हो गए, तो ये होते हैं परमानेंट। इनका काम यही होता है, जो मिनिस्ट्री से ऑर्डर आता है उनको फॉलो करते हैं और लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मतलब मिनिस्टर्स। तो जब आप एथिक्स का आंसर लिखते हो ना, तो एथिक्स के आंसर में आपको ये नहीं लिखना है
कई बार केस स्टडी आती है उसमें, तो केस स्टडी में क्या होता है कि बोलते हैं कि आईएएस के ऊपर कुछ प्रेशर आ रहा है, आईपीएस पे कुछ मतलब फोर्सफुली कुछ करवाया जा रहा है मिनिस्टर्स के द्वारा, तो वहां पे आपको ये नहीं लिखना है कि मिनिस्टर्स आर फोर्सिंग दिस, वहां पे आपको टर्मिनोलॉजी ये यूज करनी है दैट द officers should not be following the should not be getting under the pressure of political executive, ये वर्ड्स यूज करने होते हैं। ये वर्ड जो वोकेबुलरी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको मार्क्स दिलाती है, दूसरों से आपको मैच्योर दिखाती है। अब जैसे कई लोग लिख के आ जाएंगे कि हाँ मिनिस्टर के प्रेशर में नहीं आना चाहिए, आपको लिखना है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। हर एक चीज की एक पर्टिकुलर वोकेबुलरी है, जैसे ज्योग्राफी की जैसे वहां रेनफॉल नहीं लिखोगे आप, वहां लिखोगे प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रॉपर। तो ये सब क्लियर हो गया ना आशीष, खुशी, वैनेसा, आपको? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो। तो अब क्या है, मेहमान आए घर में, है ना, तो मेहमान आते क्या है, मम्मी बोलती है जाओ बेटा चाय बना लो, ठीक है, इसको बोलती है। ये अपने यंगर सिबलिंग्स को क्या बोलता है, सुन गया ना, चलो चाय बना के लाओ। ऐसा यूजुअली काफी घरों में देखा जाता है सामान्य तौर पे, ठीक है। तो अब काम किसका था, ये काम इसका था, इसने क्या किया, इसको डेलीगेट कर दिया। उसी तरह से सिटीजन्स जो हैं, हमने किसको भेजा था, हमने लेजिस्लेचर बनाया था, है ना, हमने, हम सिटीजन्स है बेसिकली, ये हम है, मतलब ये जो है ना, ये ये काफी पॉपुलर आंटी हैं, इनको आप याद कर सकते हो। तो हम सिटीजन्स हैं, ठीक है, तो हम सिटीजन्स हैं, हमने किसको भेजा था, एमपीज को भेजा था लेजिस्लेचर बनाने के लिए, लेजिस्लेचर का पार्ट बनने के लिए, कि जाओ पार्लियामेंट में और वहां पे लॉज बनाओ। अब क्या होता है कि जब, एक तो इंडिया इतना बड़ा है कि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, तो सारे लॉज एक साथ एक ही इंस्टीट्यूशन तो बना नहीं सकती है। अब जैसे राजस्थान का है, तो राजस्थान में ये तो है नहीं कि वहाँ पे कॉफी का प्रोडक्शन होगा, आसाम में है तो आपके मिलेट्स का प्रोडक्शन हो, ऐसा तो है नहीं, सबके अलग अलग रूल्स की कुछ कुछ स्पेसिफिकेशंस होती है। तो लेजिस्लेचर अक्सर क्या करता है कि एग्जीक्यूटिव को अपना काम डेलीगेट कर देता है, रूल्स बाय लॉज, छोटे छोटे लॉज बनाना, मोटा मोटा तो लेजिस्लेचर बना देता है, और छोटे छोटे जो बच गए वो कौन बना देता है, एग्जीक्यूटिव बना देता है। उसी को कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का आप एग्जांपल क्या है दे सकते हो, रूल्स, बाई लॉज, है ना, बाई लॉज का मतलब जो मेन लॉ है उसके अंदर छोटे छोटे जो लॉज होते हैं उनको बाई लॉज बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी नेसेसिटी क्या है, कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स, यानी जो मैंने आपको बताया, और फिर लोकल नीड्स, जो लोकल लोगों को ही पता होती है कुछ चीजें कि यहाँ कैसे चीजें काम करेंगी कैसे नहीं करेगी। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपको समझ में आ रहा है? यस सर। कौन कौन सो गया है क्लास में? सर नहीं समझ में आ रहा डेलीगेटेड। नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, समझ नहीं में सर। किसको आया था, अभी खुशी को समझ में आया था ना? यस सर। खुशी आप बताओ क्या समझ में, अगली बार खुशी बोलेगी नहीं कि सर समझ में आया, बोले मुझे ही बोल देते समझाने के लिए। जब बताओ क्या समझ में आया आपको? सर इसमें है कि लाइक हम लोग जो है सिटीजन्स, वो लोग लेजिस्लेचर को इलेक्ट किए हैं हमारे लिए लॉज बनाने के लिए, लेकिन काफी टाइम ऐसा होता है कि लेजिस्लेचर जो मेन लॉज लाइक इम्पोर्टेंट वंस जो है वो खुद बनाती है, और जो छोटे मोटे लॉज है मतलब जो बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट नहीं है वो हम्म, एग्जीक्यूटिव पे डाल देती है कि ये तुम देख लो। सर हाँ, उसी को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं, जो लेजिस्लेचर अपना काम डेलीगेट कर देता है एग्जीक्यूटिव को। वेरी गुड वेरी गुड। बस इसमें थोड़ी सी एक जो आपने चीज बोली कि इम्पोर्टेंट लॉज करते हैं, बट जो छोटे मोटे लॉज होते हैं पास, तो उनको भी क्या करता है, लेजिस्लेचर ही पास करता है, लेकिन उनको बहुत ही बिना किसी डिस्कशन के और जल्दीबाजी में उनको पास कर देता है। और जो जैसे लॉज जब बनते हैं ना, तो लॉ में क्या होता है, ये प्रॉपर लॉ है सपोज करो, है ना, तो ये इतने बड़े पेज में तुम मेन मेन लाइंस लिख दी, है ना, और अब जो छोटी छोटी जो स्पेसेस बच गई, वो किसको बोल दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव को बोल दिया जाता है कि तुम कर लेना, है ना।
तो अब जैसे सपोज करो कोई इतना इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है, ऐसे नॉर्मल सा लॉ है, उसको फटाफट ये लोग पास कर देंगे लेजिस्लेचर वाले, और एग्जीक्यूटिव को बोल देंगे कि हाँ बाकी भर लेना अपने आप। ठीक है, ऐसा करते हैं मोस्टली। अभी आएगा देखना क्या क्या किया जाता है, उसके ऊपर पूरा डिटेल है। तो अब समझ में आया आशीष आपको? यस सर। वेनेसा आपको क्लियर है? यस सर। ओके ओके। अब देखो, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये आप पढ़ो, और इसमें आप मुझे बताओ कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई इस फोर्थ पॉइंट के अलावा। ये मैं बताऊंगा अभी, उसके अलावा आप बताओ कोई ऐसी चीज़ जो इस टेबल में समझ में नहीं आ रही हो। सब क्लियर है ना? आर्बिट्रेशन का मतलब मनमानी, वही कि जैसा एग्जीक्यूटिव को लगेगा फिर वो वैसा बना देंगे, क्योंकि लॉ तो पास हो चुका है, डिस्कशन वगैरह जो भी होना था वो स्टेज तो चली गई है। तो अब क्या है? हाई आर्बिट्रेशन। हाई आर्बिट्रेशन कैसे है? क्योंकि जो मेन लॉ था वो तो बन चुका है, अब एग्जीक्यूटिव क्या बना रहा है उससे किसी को कोई मतलब नहीं। अब देखो, नो मैकेनिज्म फॉर स्क्रूटनी, क्योंकि स्क्रूटनी का मतलब क्या है? एक प्रकार की जांच हम कह सकते हैं। जब लॉ बनता है तो वो पार्लियामेंट में कितने दिन डिस्कस होता है, कमिटीज के पास जाता है, डिस्कशन होता है उस पे, फिर उसके बाद वो पास होता है, पूरे पब्लिक के अंदर वो लॉ जाता है। मतलब वो ड्राफ्ट बनता है ना, तो वो पब्लिक डोमेन में डाला जाता है पहले, कि पब्लिक का ओपिनियन उस पर लिया जाता है, तो वो सब कुछ एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है। लेकिन मान लो लॉ पास कर दिया फटाफट जल्दीबाजी में, और उसको बस एग्जीक्यूटिव पे डाल दिया कि हाँ बचा हुआ तुम पार्ट भर लेना इसमें। तो अब बताओ, जब एग्जीक्यूटिव भरेगा उसमें नोटिफिकेशन डालेगा, तो क्या कोई मैकेनिज्म है उसको चेक करने के लिए? कोई नहीं है, पार्लियामेंट वगैरह वाला स्टेज तो चला गया। अब एग्जीक्यूटिव जब उसमें अपने जो छोटे छोटे कानून है, लॉज है, बाई लॉज है, रूल्स रेगुलेशन नोटिफिकेशन ये सब डालता है, तो उसको चेक करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, फिर वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जाती हैं वो चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि जब पार्लियामेंट में जितनी देर वो रहेगा उतना ज़्यादा उस पर डिस्कशन होगा और उतना अच्छा लॉ बन के आएगा। तो देर इज नो मैकेनिज्म फॉर स्क्रूटनी फॉर द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कोई माँ बाप नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको है ना, जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये आपको ऐसी की ऐसी याद करनी है। ठीक है, इनको छोड़ना नहीं है, ये जीएस के पेपर्स में आपको लिख के आना है मेंस में, इनको छोड़ना नहीं है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि जो 17th लोकसभा थी, मतलब जो करंटली अभी लोकसभा जो चल रही है, ओनली 13% ऑफ द बिल्स वर रेफर टू कमिटीज। यानी मैंने अभी आपको क्या बताया था, कि अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई बिल आता है लेजिस्लेचर में, यानी कि पार्लियामेंट में जब कोई भी बिल प्रेजेंट होता है, पॉलिटी पढ़ेंगे तब पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि बिल आता है लोकसभा से, राज्यसभा में जाके प्रेसिडेंट के पास साइन होता है, फिर वो एक्ट बन जाता है। उस प्रोसेस में एक स्टेप ये भी होता है कि जब वो बिल की फॉर्म में होता है तो उसको कमेटी के पास दिया जाता है। कमेटीज, आप ये समझ लो कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि इसको डेलिब्रेशन करते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि ये सही है कि नहीं है, इसमें कोई कमी तो नहीं है क्या, कहीं इसमें कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसी ऐसी चीज़ें वो सब पूरा डिस्कस करते हैं, फिर वापस पार्लियामेंट के पास भेजते हैं कि देखो देखो ये चेंजेस हैं, आप इसको कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ 13% ही बिल्स कमिटीज के पास भेजे थे इस लोकसभा में, और 15th जो लोकसभा थी उसमें 71% बिल्स को भेजा गया था। कैन यू इमेजिन? 71 और अब 13, मतलब अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, तो इसकी डेप्थ में जाके अगर आप इस चीज को समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है। खुशी? नहीं समझ आया। नहीं समझ आ रहा? किसी को समझ में आया? सर आई थिंक मैं बता दूं थोड़ा इसका। अच्छा, बहने सर आपको? नहीं समझ आया सर।
चलो एक काम करते हैं, पहले मैं थोड़ा सा आपको बिल की डिटेल बता देता हूँ कि बिल पास कैसे होता है, क्योंकि वो पॉलिटी का पार्ट है थोड़ा सा। 5 मिनट का टाइम उसको हम देते हैं, फिर आपको ये क्लियर समझ में आएगा। पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये 3 पार्ट होते हैं किसके? पार्लियामेंट के। तो सपोज कोई भी कानून हमें बनाना होता है, कोई भी लॉ हमें बनाना होता है, तो वो लॉ कैसे बनता है? पहले उसमें जो है हमारे एमपी वो क्या करते हैं, एक बिल के फॉर्म में उसको प्रेजेंट करते हैं बेसिकली, कि ये है और इसको हम कानून बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर वो सबके सामने रखा जाता है ना, सबकी टेबल्स पे रखा जाता है, सब उसको पढ़ते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, ओपोजिशन उस पर सवाल भी पूछता है कि ये आपने इसमें क्या लिखा है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, वोटिंग होती है। और वोटिंग तो ऑब्वियसली होगी तो वो पास हो ही जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी में गवर्नमेंट होती है वहाँ पे पार्लियामेंट में। तो लोकसभा से वो पास हो जाता है, फिर उसको भेजा जाता है राज्यसभा में, फिर वो राज्यसभा से पास होता है। ये भी हो सकता है कि वो राज्यसभा से पास नहीं हो, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर वो राज्यसभा से पास होता है, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट उस पर जब साइन कर देता है, असेंट, व्हेन प्रेसिडेंट गिव्स हर असेंट, देन वो जो बिल था, अब उस बिल को हम क्या बोलेंगे, वो बिल अब लॉ बन जाएगा। तो इसी प्रोसेस के दौरान यहाँ पे लोकसभा में, राज्यसभा में एक और प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? स्क्रूटनी बोलते हैं। स्क्रूटनी मतलब उस बिल की जांच बेसिकली। उस अब वो जांच क्या होती है कि जब वो बिल लोकसभा में रखा गया, सपोज कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज है ना, डेटा प्रोटेक्शन, या सपोज करो मैटरनिटी लॉज हैं, है ना, या कोई भी लॉज हैं, तो ये तो पहले बिल की फॉर्म में रहे होंगे जब आए थे यहाँ पे लोकसभा में। तो उस बिल को क्या करते हैं कि एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी का काम क्या होता है कि उसकी स्क्रूटनी करना, उसकी जांच करना कि कहीं उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं पे कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है, जो सिटीजन्स के फेवर में नहीं है ना, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो नहीं करती हो। मतलब सारी उल्टी सीधी चीजें उसके अंदर वो चेक करेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। मिस्टेक का मतलब कि कहीं कोई गलत चीजें तो कोई नहीं है इसके अंदर। जैसे मान लो कि आप डेटा प्रोटेक्शन के लॉज बना रहे हो, डेटा प्रोटेक्शन मतलब हमारा जो डेटा है मोबाइल वगैरह में जो जनरेट होता है, कि हमारी जितनी भी डिटेल्स हैं बेसिकली, जिनको हमारे नाम हैं, डेट ऑफ बर्थ है, हमारी लोकेशंस हैं और हमारे पासवर्ड्स हैं, जो भी ये क्या है वेबसाइट पे रहते ही रहते हैं, है ना। तो ये हमारी जितनी भी डेटा हम जनरेट करते हैं, तो अगर कोई ऐसा लॉ आ गया कि भाई ये डेटा आप किसी को बेच सकते हो, किसी कंपनी को बेच सकते हो, तो ये क्या है, सिटीजन्स के फेवर में नहीं है। क्यों? क्योंकि सिटीजन्स की डेटा आप किसी कंपनी को बेच दोगे तो वो कंपनी उसका मिसयूज करेगी। तो ऐसी ऐसी चीजों को भी ये स्क्रूटनी होती है उसके अंदर की, उसको देखती है ये कमेटी। वो कमेटी फिर वापस भेजती है लोकसभा में कि हमने जांच कर ली है, इसमें ये चीजें थी, ये कमी थी, ये अच्छाई थी, ये था वो था, सब कुछ बताएगी। वो बताने के बाद वो बिल फिर लोकसभा पास करती है, वो चेंजेस करने के बाद, या फिर चेंजेस ना भी करे या चेंजेस कर दे, वो सब कुछ लोकसभा पे डिपेंड होता है। ठीक है, फिर वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा से प्रेसिडेंट के पास और फिर एसेंट। ये प्रोसेस आपको समझ में आया क्या? यस सर। है ना। तो ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आया, तो फिर आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो हमने 17th लोकसभा कौन सी है, जो अभी जो चल रही है ना, 2019 में इलेक्शन होने के बाद जो लोकसभा बनी है, उसको 17th लोकसभा है वो। ठीक है, 2004 मतलब 2014 में जो इलेक्शन हुए थे वो 16th लोकसभा बनी थी उसके बाद। तो जो 17th लोकसभा है जो अभी चल रही है, मतलब जो अभी रनिंग जो है, उसमें सिर्फ 13% बिल्स को ही क्या किया गया है, स्क्रूटनी के लिए कमेटीज के पास भेजा है। बाकियों को तो बिना किसी जांच के, बिना किसी चीज के फटाफट पास कर दिया गया है। ये है कहने का मतलब। तो अगर अब क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर उसकी जांच नहीं होगी तो उसमें क्या होगा,
हाई डिग्री ऑफ आर्बिट्रेशन होगा, यानी मनमानी, जैसा सरकार चाहेगी वैसा वो बना देंगे उसको। हमारी डेटा अगर बेचने की कोशिश भी अगर उसमें की, और मान लो जो पहले डेटा प्रोटेक्शन, अगला जो टॉपिक है ना वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ का ही है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि पिछला जो बिल आया था, डेटा प्रोटेक्शन जो बिल था, उसमें ये बात भी थी कि जो डेटा को कोई खरीद भी सकती है कंपनी, ठीक है, तो उसका बहुत अपोजिशन किया था लोगों ने, फिर उसको वापस लिया गया बिल को। तो हाई आर्बिट्रेशन यानी बहुत मनमानी भी की जा सकती है। फटाफट अगर आप पास कर दोगे बिना जांच के, बिना बिना किसी भी डिस्कशन को किए बिना, तो क्या होगा, एक खतरा पैदा हो जाएगा किसके लिए, हमारे सोसाइटी के लिए, क्योंकि डिस्कशन किए बिना जो चीज़ हो रही है उसमें किसी को भी कुछ नहीं पता है कि ये कैसे डिसीजन लिया गया। सपोज आपने आज बिल पेश किया लोकसभा में, 2 घंटे में उसको पास ही कर दिया, कोई डिस्कशन नहीं करने का मौका दिया। तो ये एक इशू है। जो 17th लोकसभा जो है अभी जो चल रही है उसमें सिर्फ 13% बिल पे ही डिस्कशन हुआ है, बाकी पे ये बिना किसी मतलब कमेटी के साथ उसका कोई स्क्रूटनी नहीं हुई है और उनको डायरेक्ट ही पास कर दिया गया है। जबकि जो 15th लोकसभा थी उसमें 71% बिल्स को क्या किया गया था, कमिटीज के पास भेजा गया था, किसके लिए, स्क्रूटनी के लिए। तो ये एग्जाम्पल है ना बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको यूज कर सकते हो, बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ये ग्राफ ऐसा का ऐसा बना देना, बस ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, और फिर ऐसे बनाया, 71 लिखा यहाँ पे, 27 लिखा, और 13 लिखा। तो इसको ऐसे याद कर लेना आप, 72 27 मतलब ये, फिर इसका उल्टा, फिर 13 इसका आधा, ऐसे याद कर लेना, आपको फटाफट ये डायग्राम बन जाएगा आपका, और ये बहुत काम का है। अच्छा अब बताओ, अब समझ में आया कि नहीं आया आपको, यस सर। हाँ सर, आ गया। है ना समझ में। तो ये थोड़ा सा पॉलिटी से लिंक है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटी थोड़ा कवर कर लेंगे जिस दिन हम, तो उस दिन आपको ये सारी चीजें मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आने लगेंगी। तो अब आप बताओ, आपको क्या क्या डाउट्स हैं आज की क्लास में, कल की क्लास में, या रैंडम डाउट कुछ भी आपको हैं तो, क्योंकि आज आप पूछ लो, कल मैं पूछूंगा, फिर कल मैं आपको क्वेश्चंस भी दूंगा, और प्रिपेयर्ड होके आना, और छुट्टी नहीं करनी है, ठीक है, कल पता चले कि सर लेक्चर देखेंगे रिकॉर्डिंग वाला। ओके बताओ सर। ओके आज सर। वाले किसी टर्म में या कुछ। सर हम्म एक रैंडम क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बताओ। सर जो यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें से दिल्ली और पौंडीचेरी को प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए क्यों नहीं मतलब अलाउड क्यों नहीं है उन लोग को? देखो प्रेसिडेंट का जब इम्पीचमेंट होता है, पहले प्रेसिडेंट का सिलेक्शन बता देता हूँ आपको। प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसमें कौन पार्ट लेता है, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं, ठीक है। यस सर। लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाना होता है तो पूरी कायनात उसके पीछे लग जाती है, यानी कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो भी क्या है, उसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है। और ऐसा आपको किसने बोला कि दिल्ली के उसमें पार्ट नहीं लेते और पौंडीचेरी के नहीं लेते पार्ट। सर लक्ष्मीकांत में लिखा है। आप मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना उसका, है ना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ओके सर। है ना। ओके ओके। तो अच्छा आप लक्ष्मीकांत अभी पढ़ रहे हो, यस सर। तो एक काम करते हैं फिर, इकोनॉमी और पॉलिटी साथ साथ में कर लेते हैं, ताकि आपको भी मतलब दो चीजें कवर हो जाएं आपकी साथ साथ में, ऐसा करें, ओके सर। है ना। तो ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लो कि आपकी दो चीजें कवर हो जाएगी, पॉलिटी भी, क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें फिर जो ये एक्ट वगैरह वाली चीजें हैं ये भी आपकी क्लियर होती जाएगी, तो ओके ये सर। कर सकते हैं। तो मतलब इस मंथ तो इकोनॉमी कर लेते हैं और साथ में फिर दोनों रेडी कर लेंगे। ओके, अभी 18th है ना, तो लास्ट वीक जो रहेगा उसमें ये इकोनॉमी का जो एक अगला लेक्चर है ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटी भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक, और करंट अफेयर भी। और एक दिन मैं आपका ऐसा रखूंगा, मतलब मंथ में, एक मंथ में एक दिन ऐसा रहेगा जिसमें हम ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है।
क्योंकि दिस इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द मेंस प्रिपरेशन और बेसिकली द होल यूपीएससी प्रिपरेशन, एंड यही सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है। जिसने इसकी अच्छी प्रैक्टिस की होती है ना और अच्छे मार्क्स आते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है ये। तो एक दिन मंथ में ऐसा रखेंगे जिसमें ऐसे लिखेंगे 1 या 2 दिन, ठीक है, जिससे आपके हर महीने 1 या 2 ऐसे तैयार होते जाएंगे और एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास 12 या 20 ऐसे तक हो जाएंगे। अगर एक करेंगे तो 12, नहीं तो 2, तो 20 हो जाएंगे। तो अब आशीष आप बताओ कि आपने जो ऑप्शनल की बात की थी वो आपने स्टार्ट कर दिया पढ़ना? सर ऑप्शनल के लिए अभी मैं देख रहा हूँ हाँ एंथ्रोपोलॉजी और उसके बारे में थोड़ा हाँ, नहीं आप टाइम लगेगा क्योंकि हाँ, सर आपके जितने भी ये है कि मेरा जो एमएससी चली हुई है ना, हाँ हाँ एमएससी फिजिक्स से जो एमएससी चली हुई है उसके एग्जाम्स हैं 21 को, 24 को और ये 10 तारीख को। 3 एग्जाम्स हैं मेरे हाँ अभी। हाँ। तो आप साइड बाय साइड अपना एक ऑप्शनल तो भी प्रिपेयर करते रहो। जैसे आप मतलब जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो जब जहाँ से भी आप पढ़ना चाहो ऑप्शनल, आप वहाँ से मतलब उसको स्टार्ट कर दो। जैसे वेनेसा आप पढ़ रहे हो ना अपना ऑप्शनल अभी? यस सर। हाँ, और खुशी आप? यस सर। आपका क्या था ऑप्शनल, पीएसआई है ना? नो सर, आई विल गो विद सोशियोलॉजी। अच्छा, सोशियोलॉजी था आपका, ओके ओके। तो आप है ना साइड बाय साइड इनको पढ़ते रहो, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 60% टाइम यू हैव टू डिवोट फॉर दिस एंड रेस्ट 40% वी कैन डू विद जीएस, ओके? ओके सर। Okay, then all the best, and we'll meet tomorrow with some mains practice, mains questions practice. So and आप वेनेसा मुझे भेज देना, वो डाउट है ना, मैं उसको भी चेक कर लेता हूँ। सर भेज दिया है। Okay, okay, I'll just see it. Then thanks for joining. We'll meet tomorrow. Okay. थैंक यू सर। Okay, bye. थैंक यू सर।